नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर रहे हैं सितंबर माह का करंट अफेयर, 2 सेशन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना ये तीसरा सेशन है और इसके माध्यम से फिर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया। ये हमसे पूछा है कि एससीओ का संघाई सहयोग संगठन है, इसका 25वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्वेश्चन का आंसर कि तियानजिन तियानजिन चीन में का एक शहर है तियानजिन, यहाँ इसका 25वां जो सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, फिर इसकी जो थीम थी या किन किन बातों पर चर्चा हुई इसके बारे में हम देखते हैं। एक 3 स्तंभ बताए गए इसमें, 3 स्तंभ जो कि क्या है, सुरक्षा, सुरक्षा और आपका संपर्क और अवसर। ये 3 स्तंभ थे, सुरक्षा, संपर्क और अवसर। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहयोग की अपील की, सहयोग की बढ़ावा देने की बात कही। ठीक है, मतलब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने 3 स्तंभ बताए, सुरक्षा, संपर्क और अवसर। इन क्षेत्र में विशेष सहयोग की अपील की। तियानजिन चीन में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। कुछ बात करते हैं, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। एचक्यू की बात करें, हाल ही में इसके कितने सदस्य देश हैं, कितने पार्टनर कंट्रीज हैं, इसके बारे में देखना होगा। तो इसमें जो कुल सदस्य संख्या है वो 27 सदस्य हैं। ठीक है, इस 27 सदस्य में से 10 तो आपके सदस्य देश हैं और वहीं आपके 17 क्या हैं, पार्टनर कंट्रीज हैं। ठीक है, इस तरह से 27 ये देश हैं। हाल ही में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लाओस है, लाओस लाओस इसको पार्टनर कंट्रीज के रूप में मान्यता दी गई है। ये कुछ बातें हैं जो हमें इस सम्मेलन के बारे में याद रखनी होंगी। सबसे पहली बात, तियानजिन चीन में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की अपील की गई। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश हैं इसके 10, 17 इसके पार्टनर कंट्रीज हैं। 17वां जो पार्टनर कंट्रीज है उसमें लाओस इसके मान्यता दी गई इस बार के सम्मेलन में। ठीक है, तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से अपना क्या आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक पूछी गई है। 2025 में का जो वैश्विक शांति सूचकांक है, भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है वो तो इसमें 115 रही है, भारत की रैंक 115 रही है। लेकिन कुछ बातों को इसमें हमें जानना होगा। तो बात करते हैं कि किस संस्था ने इसको जारी किया गया है। तो आपके इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये संस्था है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इस संस्था के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, जारी किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं पहले जो कंट्री है, पहली रैंक किसने हासिल की है। तो इसमें वैश्विक शांति की बात की गई है तो पहले नंबर पर इस पर रहा है आपका आइसलैंड। आइसलैंड की पहली रैंक है। वहीं सेकंड पोजीशन पर रहा है आपका आयरलैंड। ठीक है, ये दो प्रथम दो याद रखेंगे, आइसलैंड और आयरलैंड। आइसलैंड प्रथम स्थान पर और आयरलैंड दूसरे स्थान पर। भारत की बात की हमने, भारत की रैंक है 115 रैंक है भारत की। और क्या बात कर सकते हैं, जो शांति सूचकांक है, इस शांति सूचकांक को मेजर करने के लिए कुछ कितने इसमें 23 सूचकांकों का, 23 जो आपके संकेतक हैं, 23 संकेतकों का उपयोग किया गया है।
ठीक है, ये तो कोई खास बात है नहीं, इंपॉर्टेंट यही है कि किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। पहली रैंक आपकी आइसलैंड की रही है, दूसरी पोजीशन पर आयरलैंड है और भारत की स्थिति 115 है। ठीक है, भारत की रैंक हमें याद रखनी होगी, अधिकांशतः रैंक ही पूछी जाती है कि भारत की स्थिति क्या रही है, तो भारत की 115वीं रैंक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में व्यापार को सुगम बनाने के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था समझौता किन देशों के मध्य हुआ है, ये बताना है। तो एक समझौता है पारस्परिक मान्यता व्यवस्था, ये एक समझौते का नाम है। ऊपर दे रखा है कि व्यापार से संबंधित है, व्यापार को सुगम बनाने के लिए किया गया है। MRA, ठीक है, म्यूचुअली मान्यता, रेस्पॉन्सिबल कुछ रिकॉग्नाइजेशन और एग्रीमेंट, म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट है। पारस्परिक मान्यता समझौता या पारस्परिक मान्यता व्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है, MRA एग्रीमेंट, MRA एग्रीमेंट है। और ये आपके याद रखना होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये समझौता हुआ है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये समझौता हुआ है और भारत के द्वारा जैविक जो पदार्थ हैं, जैविक पदार्थों को निर्यात किया जाता है इसके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। जैविक पदार्थों में मेजर जो मेंशन है वो एक तो ईसबगोल की भूसी है, ईसबगोल भूसी, इसके अलावा चावल और नारियल, इस तरह के जो आइटम्स हैं इनका ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया जाता है। जैविक पदार्थों का निर्यात है, ईसबगोल भूसी, चावल, नारियल, ये सारे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनका मुख्यतः निर्यात किया जाता है। तो याद रखना है MRA एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा, ये तो क्लियर है कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए किया गया है, व्यापार में आसानी होगी, इस तरह से एक एग्रीमेंट किया गया। फिर क्वेश्चन आता है अगला कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। वैश्विक है नवाचार, नवाचार मतलब नए जो अपडेट्स हैं इनको किन किन देशों के द्वारा शीघ्रता से अपनाया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजीज को किस किस देशों के द्वारा अपनाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए एक सूचकांक जारी किया गया, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 का। किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपके WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड की जो बौद्धिक संपदा से संबंधित एक संस्थान है WIPO, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। सबसे पहले तो सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बन जाता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये WIPO के द्वारा जारी किया जाता है, ये बात हमें याद रखनी होगी। फिर बात करनी होगी कि किन देशों ने इसमें प्रथम रैंक हासिल की, भारत की क्या पोजीशन रही, ये कुछ बातें याद रखनी होंगी। ठीक है, तो अगली वाली बात यही करते हैं कि इसमें आपके 139 देशों की अर्थव्यवस्था को सम्मिलित किया गया। ठीक है, 139 देशों की अर्थव्यवस्था को सम्मिलित किया गया था और इसमें आपका पहले नंबर पर जो है वो है स्विट्जरलैंड। पहली रैंक है स्विट्जरलैंड की, दूसरी रैंक है स्वीडन, ठीक है, और तीसरे नंबर पर इसमें है अमेरिका। 139 अर्थव्यवस्थाओं का ये रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पहली पोजीशन है स्विट्जरलैंड, दूसरी पोजीशन है स्वीडन और तीसरा है अमेरिका। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं इस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के। भारत की रैंकिंग के बारे में बात करी जाए तो भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और भारत की रैंकिंग है आपकी 38 रैंक है भारत की। इंपॉर्टेंट इस बात को याद रखना, भारत की इसमें 38वीं रैंक है। अब जबकि हमने हाल ही में देखा था कि वैश्विक शांति सूचकांक में आप रैंक देखिए 115 रैंक है, जबकि जो आपके नवाचार सूचकांक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक 38 है। और चीन को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी जो पड़ोसी देश हैं भारत के उनसे बेहतर स्थिति है भारत की। ठीक है, आगे बात किया जाए तो ये बात तो क्लियर है। ठीक है, टॉप 3 रैंक भारत की स्थिति ये और 139 देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया गया, WIPO द्वारा जारी की जाती है। फिर एक बात आती है कि डेली बेसिस पे नए नए जो नवाचार हैं, नए नए नवाचारों को अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इस क्षेत्र में नवाचारों को अपनाने के क्षेत्र में
चीन का नंबर पहले स्थान पर है और जिसमें जापान द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, तो एक ये रैंकिंग यहाँ से जारी की गई कि किन देशों के द्वारा सबसे ज़्यादा नवाचारों को अपनाया जाता है। ये तो अर्थव्यवस्था की रैंकिंग दी गई यहाँ से 139 देशों की। फिर एक नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक रैंकिंग जारी की गई जिसमें चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा नवाचारों को अपनाया जाता है और सेकंड पोजीशन पर आपका जापान रहा। तो इसमें जो टॉप 100 की रैंकिंग में जारी की गई तो इसमें भारत के 4 शहर शामिल हैं जिसमें आपका मुंबई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। बेंगलोर, ये 4 शहर इसमें टॉप 100 की रैंकिंग में भारत के 4 शहर शामिल हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। और प्रथम जो टॉप रैंकिंग में रहा है वो चीन और जापान रहा है। लेकिन विशेषकर जो मुख्यतः मोर इम्पोर्टेंट है वो अपने ये है कि जो ये वाली जो रैंकिंग है वो अपने को याद रखनी है। प्रथम कंट्री पर टॉप 3 थी वो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका हैं, जबकि भारत की रैंक 38 है। ये हमें विशेषकर याद रखना होगा। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा के वीजा लॉन्च किया गया है हाल ही में? ये के वीजा है, ये पूछा गया है कि किस देश के द्वारा जारी किया गया है। तो के वीजा है, ये चीन के द्वारा जारी किया गया है। चीन के द्वारा जारी किया गया है जिसका उद्देश्य है जो आपकी वैदेशिक हैं, विदेशी जो प्रतिभाएं हैं, विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए, विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए ये के वीजा जारी किया गया है। जो भी मुख्यतः आपके साइंस और टेक क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मैथ्स, इन 3 क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया। साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ्स की जो वैश्विक प्रतिभा हैं उनको अपने देश की तरफ आकर्षित करने के लिए ये के वीजा चाइना के द्वारा जारी किया गया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, आपने नाम सुना होगा कि H1B वीजा। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन अमेरिका ने इस पर लगा दिया शुल्क, और वो भी बहुत ज़्यादा शुल्क, $1,00,000। $1,00,000 का शुल्क लगा दिया, जिससे सामान्य लोगों के लिए इस वीज़ा को प्राप्त करना डिफिकल्ट हो गया। तो चाइना ने एक रणनीति के तौर पर यह वीज़ा प्रारंभ किया। कौन सा? के वीज़ा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि के वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा, चाइना से संबंध है के वीज़ा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। हाल ही में एक सांख्यिकी जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है चिल्ड्रन इन इंडिया 2025। बच्चों की स्थिति के बारे में इसमें बताया गया कि शिशु जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, स्कूल की जो ड्रॉप आउट रेट है, उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। क्या अपडेट्स हैं? ठीक है, देखिए, पहला स्टेटमेंट है, शिशु मृत्यु दर है वर्ष 2011 के 44 से घटकर 2023 में 25 हो गई है। जहां 2011 के अकॉर्डिंग जो शिशु मृत्यु दर है भारत की वो 44 थी, वो घट के कितनी हो गई है? 44 से 25 हो गई है। ये बात हमें याद रखनी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इस तरह ही स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जाएगा। और इसमें 2-3 फैक्ट ही दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट थे, जिसको अपन ने इस क्वेश्चन के माध्यम से इंक्लूड कर लिया है। तो जो शिशु मृत्यु दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 44 थी, और 44 से घटकर कितनी हो गई? 25 हो गई। शिशु मृत्यु दर के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलो, ये स्टेटमेंट अपना राइट स्टेटमेंट है। ठीक है सर। अगली बात की गई कि राष्ट्रीय स्तर पर कुल जन्म दर 18.4 रही है, जो घटती प्रवृत्तियों को दर्शाती है। पिछले वर्षों की तुलना में अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो कुल जन्म दर है वो कितनी रही है? जन्म दर भी 18.4% रही है, और इसमें भी कमी दर्ज की गई है। इस तरह से ही रिपोर्ट में ये स्टेटमेंट दे रखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुल जन्म दर 18.4 रही है, जो घटती प्रवृत्तियों को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट भी अपना राइट स्टेटमेंट है। याद रखना है, कुल जन्म दर कितनी है? 18.4 रही है। शिशु मृत्यु दर घटकर 44 से कितनी हो गई? 25 हो गई है। कुल ड्रॉप आउट दर 2022-23 के 13.8% से घटकर 24-25 में 8.2 रह गई। 2022-23 में जो ड्रॉप आउट
रेट थी वो आपकी 13.8% थी, और ये घटकर कितनी हो गई है आपकी 8.2% रह गई है। तो 3 आंकड़े इस रिपोर्ट में दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इन तीनों आंकड़ों को हमने इंक्लूड किया और आप देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन में तो 2 ही पूछ लिए जाएं। तो वो दे देगा कथन 1 दे देगा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 से 44 से घटकर कितनी 25 रह गई। दूसरा स्टेटमेंट कथन 2 राष्ट्रीय स्तर पर कुल जन्म दर 18.4 रही है, जो घटती प्रवृत्ति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से सत्य या असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस तरह से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बायो एथेनॉल संयंत्र है, बांस पर आधारित है, तो बांस पर आधारित है, बायो एथेनॉल संयंत्र है, इसकी स्थापना, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा प्रयास है भारत की तरफ से, और पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र है। इसका उद्घाटन किया गया है आपके असम में। ठीक है, असम में कहाँ किया गया है? असम में आपको पता होना चाहिए, नुमालीगढ़ में रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ में रिफाइनरी है आसाम में, और वहाँ इसका गोलाघाट जिले का नाम है आपके गोलाघाट। गोलाघाट आसाम में नुमालीगढ़ में रिफाइनरी है, वहाँ इसका शुभारंभ किया गया है असम में। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आपको पता है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, क्योंकि एक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इसको प्रोत्साहित करने के लिए। तो भारत के पहले बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन असम में किया गया है, जिसका संबंध नुमालीगढ़ जो आपकी रिफाइनरी है इससे ये संबंधित है। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? तो हाल ही में उच्च जो संस्थान हैं हमारे से एजुकेशन के, उनकी रैंकिंग जारी की गई, भारत रैंकिंग 2025। उसमें हमें बताना है कि कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो सर्वोच्च स्थान पर रहा है, और इसमें क्या है कई कैटेगरीज दे रखी हैं। तो हमसे पूछा गया है ओवरऑल श्रेणी में। इसमें कुछ श्रेणीज हैं, जैसे ओवरऑल श्रेणी है, विश्वविद्यालय है, और आपके टेक्निकल के क्षेत्र में इस तरह से कई सारी 8 9 से 10 लगभग 8 से 10 इसमें श्रेणियां दी गई हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ओवरऑल श्रेणी में हमें पता होना चाहिए। तो ओवरऑल श्रेणी में जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो है आपके आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान पर रहा है, और बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखनी है कि राजस्थान से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्वविद्यालय की कैटेगरी में जो आपका बिट्स पिलानी है उसने 7th रैंक हासिल की है। विश्वविद्यालय श्रेणी में, विश्वविद्यालय श्रेणी में, ठीक है, आपके बिट्स पिलानी ने कौन सी रैंक हासिल की है? 7th रैंक हासिल की है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि राजस्थान का वह संस्थान जिसने भारत रैंकिंग 2025 में स्थान प्राप्त किया है, तो वो कौन सा है? तो बिट्स पिलानी 7th रैंक इसने हासिल की है, और वो भी विश्वविद्यालय की कैटेगरी में। जबकि आपको याद रखना है ओवरऑल श्रेणी में कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका? आईआईटी मद्रास, और बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी है? ठीक है, तो भारत की पहली विदेश स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप का निर्माण किया गया है, उसका नाम हमें बताना है। गौरव है, विक्रम है, अदम्य है, DSSC 20 है। तो भारत की जो पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप है, ये 32 बिट की एक चिप बनाई गई, और 32 बिट की एक चिप है, इसका नाम है आपका विक्रम। ठीक है, विक्रम नाम की पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप का निर्माण किया गया है। इस तो कुछ अन्य फैक्ट हैं इसके संबंधित में। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया आपकी नई दिल्ली में। ये बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेमिकॉन इंडिया क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। आपका पहला क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो आपके BSSC मतलब
ठीक है। BSSC हो गया आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, तो BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो की जो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है, BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है। याद रखना है अपने को इस तरह से। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी है? विक्रम है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। श्रृंखला हम पहल का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए। श्रृंखला हम महिलाओं की सामाजिक भागीदारी बढ़ाने से, युवा और वृद्ध पीढ़ी के बीच संवाद को बढ़ावा देना है, युवाओं को अध्यात्म की ओर आकर्षित करने से है, आदिवासी समुदायों को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने हेतु। तो श्रृंखला हम, यहाँ से आप शब्दों को समझिए। श्रृंखला एक सीरीज है, मतलब कोई वृद्ध और युवा जो लोग हैं, वृद्ध और युवा हैं, उनके बीच संवाद को बढ़ाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। तो युवा और वृद्ध पीढ़ी के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की गई। कौन सी? श्रृंखला हम। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा एक पहल और स्टार्ट की गई थी, सहज। मतलब वृद्धों की देखभाल करने में जो भी परेशानी आती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक पहल प्रारंभ की गई जिसका नाम है सहज। इस तरह से श्रृंखला हम और सहज दो पहल स्टार्ट की गई हैं, जहां श्रृंखला हम का उद्देश्य युवा और वृद्ध पीढ़ी के बीच संवाद है उसको बढ़ावा देना है। वहीं सहज पहल का संबंध इससे है, जो बुजुर्गों की देखभाल करने में परेशानी आती है उसका समस्याओं का समाधान करने के लिए एक पहल प्रारंभ की गई, सहज पहल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां से अपना राइट आंसर हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हियो और हाटो, हियो और हाटो नहीं है, हियो और टाटो है। हियो और टाटो जो जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में स्थित है? सिंपल याद रखना है। हियो और टाटो परियोजना जो जल विद्युत परियोजना है, इनका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हियो और टाटो जो जल विद्युत परियोजना है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने रेल आधारित मोबाइल संचार सिस्टम से किस इंटरमीडिएट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सबको पता है, हाल ही में एक मिसाइल जिसका रेल के माध्यम से, रेल आधारित जो मोबाइल संचार सिस्टम है, इसका इंटरमीडिएट मिसाइल का परीक्षण किया गया था और वो उस जो मिसाइल थी उसका नाम था आपके अग्नि प्राइम नामक मिसाइल थी, जिसका इस रेल आधारित जो संचार सिस्टम था उसके द्वारा परीक्षण किया गया था। अग्नि मिसाइल के बारे में जाने तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब इसको जब प्रारंभ में छोड़ा जाता है तो इसको निर्देशित किया जाता है, लेकिन एक समय पश्चात ये गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से स्वतः संचालित होती है। इसको गाइडेड नहीं किया जा सकता बैलिस्टिक मिसाइल, और ये स्वतः गति करती है। ठीक है, फिर बात करें, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, और ये दोनों आपके परमाणु और पारंपरिक जो हथियार हैं उनको ले जाने में सक्षम है। ठीक है, आपके परमाणु और पारंपरिक हथियारों को ले जाने में सक्षम है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और अग्नि प्राइम इसका नाम है। तो आपके ये अग्नि प्रारंभ नहीं, अग्नि प्राइम है, और बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। जीएसटी सुधार 2.0 के तहत वर्तमान में जीएसटी में कौन से स्लैब हैं? आप सबको पता है हाल ही में जीएसटी में सुधार किया गया है और 2.0 के नाम से वर्तमान जीएसटी को जाना जाता है। तो यहाँ से याद रखना, जीएसटी 2.0 लागू किया गया है। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी, और पहले जो आपकी जीएसटी की स्लैब थी 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 आपकी क्या थी? स्लैब थी। लेकिन इन 4 स्लैब को घटाकर अब वर्तमान में 2 स्लैब रखा गया,
जो कि क्या है आपके, एक तो 5% है और दूसरी स्लैब है 18%। 5% के अंतर्गत जो आपके दैनिक उपयोग की जो वस्तु है उनको सम्मिलित किया गया, बाकी जितने भी रिमेनिंग वस्तु हैं उनको 18% के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होगी, इसका मतलब डी ऑप्शन तो हमारा राइट आंसर हो गया। एक श्रेणी बनाएगी सिन गुड्स। सिन गुड्स में जैसे आपके गुटखा है, ठीक है, शराब है, गुटखा, शराब और अन्य, इसमें एक ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग को इसमें इंक्लूड किया गया। याद रखना ऑनलाइन गेमिंग, आपके गुटखा और शराब, इन तीनों को इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो इस पे जो स्लैब है इसकी, इस पे जो टैक्स लगाया गया है वो बहुत अधिक, 40% की इसकी स्लैब में अलग से इसको रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5%, 18% और इसके बाद सीधे गुटखा, शराब और ऑनलाइन गेमिंग पर सिन गुड्स के नाम से इनको जाना जाता है और 40% की स्लैब में इसको रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अगला। तो ये थैंक यू, आज हमने डिस्कस किया है 13 क्वेश्चन। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस का फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार अभी के लिए धन्यवाद।